चलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 8वीं का अध्याय तीसरा, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। जैसे कि हमने देखा कि अभी तक अंग्रेजों ने बहुत सारे भागों में अपना अधिकार जमा चुके थे। अब उनको एक सुव्यवस्थित सिस्टम डेवलप करना था कि जिसके तहत वो अच्छे तरीके से शासन चला सके। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि प्रतिदिन जब हम मीट के माध्यम से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं हमारे आवंटित समय में, तो मैं पा रहा हूँ कि बहुत कम बच्चे, मतलब हिंगोली और यवतमाल दोनों जगहों के छात्र मिला के कुल 160 में से मैक्सिमम 22-23 बच्चे जुड़ रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि हम सिर्फ 10% बच्चों तक ही मैं पहुंच पा रहा हूं। मेरा उद्देश्य यह है कि मैं जो पढ़ाऊं या हमें जो जिम्मेदारी दी गई है वो जिम्मेदारी 100% तरीके से निभाऊं, और आपसे भी अपेक्षा रखता हूं कि आप भी जो पढ़ाई करेंगे वो 100% हो जाए। पूर्ण रूप से यहाँ पर दिए जाने वाले नोट्स, ये स्लाइड के माध्यम से जो जो भी स्लाइड पर है वो समझिए कि उस पूरे एक पन्ने का एक एक स्लाइड का एक एक सार है, समझ लीजिए एक एक पैराग्राफ का एक एक सार एक स्लाइड में लिया गया है। इसलिए उस सारांश को आप लिखते चलिए, उसको याद करते चलिए, और मैं चाहूँगा कि आपको अगर किसी प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं तो वो मेरे वैयक्तिक इस पर भी आप भेज सकते हैं और प्रश्न पूछ सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सर को इतने सारे कॉल करेंगे तो क्या कहेंगे। आप अपना ज्ञान पाने के लिए, विशेषतः ये सामाजिक ज्ञान के संबंध में, बिना हिचकिचाहट आप मुझे कॉल कर कर पूछ सकते हैं। तो चलो अध्याय की ओर बढ़ते हैं, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। तो पहली स्लाइड हमारी आती है कंपनी दीवान बन गई। ये किताब में भी ऐसे ही टाइटल दिया है, इसे टाइटल आपको अच्छी तरह समझ में आए इसलिए लिए हैं। देखिए, कंपनी को बक्सर की लड़ाई के बाद 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया। दीवान का अर्थ होता है राजस्व वसूलने का अधिकार। दीवान का अर्थ क्या है? राजस्व वसूली का अधिकार है। तो राजस्व जिसके पास है या राजस्व वसूलने की जिम्मेदारी जिसके पास होती है, मतलब उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसों की आमदनी होती है, पैसा आ जाता है ना। तो अब यहाँ पर बात यही हो गई है कि ये पूरा अधिकार उनको मिल गया है। एक मिनट में थोड़ा सा डिस्टरबेंस बंद कर देता हूँ। अब दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई। मतलब जितने भी उस क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां होगी उसकी वो शासक, मतलब अर्थ संबंधी है। अभी भी देखिए कंपनी ने अपने हाथ में शासन चलाने का जिम्मा नहीं लिया है, सिर्फ वसूली का जिम्मा लिया है ना। अब उसे अपने जमीन का शासन चलाने और आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था। तो वो रास्ता कैसे मिल गया? तो वो रास्ता ये इस माध्यम से, वसूली के माध्यम से। तो आमदनी ज़्यादा से ज़्यादा आए राजस्व के माध्यम से, तो राजस्व से ज़्यादा आमदनी आए तो राजस्व की दर निश्चित करनी पड़ेगी, है ना। और दर निश्चित करना है तो लोगों ने भी उसको मानना है, लोगों ने भी वो देने के लिए मानेंगे। भाई आपका वो उत्पादन ही हो रहा है मानो 1,000 रुपये का, और उसमें से आपको टैक्स में 70% जा रहा है, तो उसको क्या बचेगा, है ना। अब वो देखते हैं हम। इसके लिए उसे एक ऐसा रास्ता ढूंढना था जिससे कंपनी के बढ़ते खर्चे को पूरा करने के लिए काफ़ी आमदनी जुटाई जा सके, और व्यापारिक कंपनी के नाते उसे यह ख्याल भी रखना था कि वह अपनी ज़रूरत की चीज़ें
खरीदते बेचते रहे। मैंने पहले कहा था जो खरीदना और बेचना उसका मुख्य ये रहा है, व्यापार व्यापार करना उनका मकसद मुख्य रूप से रहा है। ये बाकी चीज़ें नहीं है, उनको बाकी चीज़ों में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन स्थितियाँ बाद में ऐसी बनती गई कि उनको इसमें भी उतरना पड़ा है। किसमें? वसूली शासन के इसमें शासन के तौर पर भी काम करने के लिए उनको उतरना पड़ा है। देखें, हाँ, बताया जाता है कि जल्दी ही यह उनको एक जाहिर हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में जा रही है एक व्यवस्था लागू करने से। कैसे? कौन सी व्यवस्था लागू करने से? कि जो आत्मनिर्भरता थी गांवों की, वो आत्मनिर्भरता परावलंबित्व में तब्दील हो गई है। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे, कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था, खेती चौपट होने की दशा में थी। मतलब अर्थव्यवस्था जो है तहस नहस हो गई थी। क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करें और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती रेशमी कपड़ा खरीदें। इसकी वजह से 5 साल के भीतर में बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीज़ों की जो है वो दाम जो है दुगना हो चुका था। जैसे यहाँ पर मैंने बताया है कि उसका मुख्य उद्देश्य रहा है ये, ठीक है, और ज़्यादा राजस्व। अब ये दोनों ये बातें उनसे ये हो रही है, कीमतें ज़्यादा बढ़ाई जा रही है और अपने लिए ही वो ब्रिटिश कंपनी को ही लोगों ने सूती कपड़ा और रेशमी कपड़े बेचने चाहिए, इसलिए वो थोड़ा थोड़ा कीमत बढ़ाते गए। और परिणाम स्वरूप यह हो गया कि 5 साल के भीतर कंपनी में बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीज़ों का कुल मूल्य दोगुना हो चुका था। ये बात है। और तो और ये पर ये ध्यान रखने वाली बात है, 1865 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने चांदी का आयात करती थी, है ना। अब इसके बदले ये जो सामान है हमारे मसाले वगैरह या सूती कपड़ा ये खरीदती थी। अब ये उसे ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्यों? अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात के लिए चीज़ें खरीदी जाने लगी हैं। यह है। एक और पॉइंट उसमें देखते हैं ये इंट्रोडक्शन के तौर पर कि किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे, कारीगरों का उत्पाद चौपट होने की दशा में था। और तो और 1770 में जो अकाल पड़ा है ना, कहाँ जो अकाल पड़ा है? बंगाल में। उस अकाल के कारण लगभग 1 करोड़ लोग मर गए। मतलब लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई। ये अंग्रेज़ों के जबरन वसूली, ज़्यादा वसूली, इसकी वजह से। अब खेती में सुधार की ज़रूरत उनको महसूस हो रही थी, तो खेती में कैसे सुधार किया जाए? खेती सुधारने के लिए उन्होंने देखिए क्या किया है। एक है कि खेती में सुधार मतलब राजस्व में सुधार। वास्तव में खेती का उत्पादन बढ़े ये नहीं था, और उन्हें उद्देश्य भी रखा था कि ये उत्पादन बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। कैसे? देखिए, ये पहला है व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त। यहाँ पर आपको जो चित्र नज़र आ रहा है चार्ल्स कॉर्नवालिस, ये आपकी किताब में भी है, वहाँ से लिया गया है। स्थायी बंदोबस्त यानी कि परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट एक व्यवस्था बनाई गई। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने से संबंधित एक स्थायी व्यवस्था हेतु सहमति समझौता था, जिसे बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 22 मार्च 1793 को लागू किया गया। सहमति है, किस किस के बीच में सहमति है? एक है जमींदार, और दूसरा कौन है? कंपनी। कंपनी और जमींदारों के बीच। लेकिन जमींदार मतलब वो स्वयं खेती पर काम करने वाला किसान नहीं है, किसान अलग है। जमींदार वो उस क्षेत्र का, गांव का मुखिया है, और उसके पास क्या अधिकार दिया गया था वो भी हम आगे देखेंगे। इसके द्वारा तत्कालीन बंगाल और बिहार में भूमि कर वसूलने की जिम्मेदारी प्रथा को आधिकारिक तरीका चुना गया। पहले जो कर वसूलने की जिम्मेदारी मुगलों के ज़माने से इन जमींदारों के हाथ में थी,
अंग्रेज़ों ने उसी को आगे कंटिन्यू किया है और उनको दिया है, यही अधिकार उनको आधिकारिक तौर पर अधिकृत किया है। और बाद में कुछ विनियामक मतलब रिफॉर्मेशंस के साथ में पूरे उत्तर भारत में इन्होंने इस व्यवस्था को लागू किया। तो स्थायी बंदोबस्त है क्या? स्थायी बंदोबस्त वो है, राजा और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता मिल गई। मतलब पहले ये, अब देखिए मुगलों का शासन नहीं था तो ये कर कौन वसूले, ऐसी स्थिति थी। तो अब ये अधिकार अब आधिकारिक तौर पर उनको मान्यता मिल गई है। उन्हें किसानों से क्या करना है? लगान वसूलना है, और वो लगान जो वसूला है वही आगे में कंपनी को सौंपना है, और उसमें से जो उनको मुनाफा होगा वो मुनाफा उनके पास रहेगा। ये कैसा होता था भाई? उनके लिए क्या, फिर ज़मींदारों को क्या मिलता था? इतना खर्चा करने, इतना वसूल कर देने के बदले इनको क्या मिलता था? वो उस व्यवस्था को हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए पहले ये समझ लेंगे कि उनकी ओर से मतलब जमींदारों की ओर से, जमींदारों की ओर से चुकाई जाने वाली जो राशि है ये स्थायी रूप से निश्चित की गई, स्थायी, परमानेंट, इसलिए इसको नाम दिया गया है स्थायी बंदोबस्त। स्थायी रूप से तय कर दी गई। इसका मतलब यह था कि भविष्य में कभी भी इसमें इजाफा नहीं किया जाना है। ठीक है, अगले स्लाइड में हम समझ लेते हैं। कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदार जमीन में सुधार के लिए खर्चा नहीं कर पा रहे थे, और असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था इतना ज़्यादा था कि उसे चुकाने में जमींदारों को भारी परेशानी हो रही थी। जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। छीनना मतलब निकाल लेना और दूसरे को दे देना। बहुत सारी जिम्मेदारियों को कंपनी बाकायदा नीलाम कर चुकी थी। नीलाम, इसको हमने समझना है, नीलामी क्या होती है। यहाँ पर थोड़ी जगह है, मैं आपको समझ देता हूँ। समझो ये एक ए व्यक्ति है, ठीक है, दूसरा ये बी व्यक्ति है, तीसरा ये सी व्यक्ति है, और चौथा ये डी व्यक्ति है। चौथा ये डी व्यक्ति है। अब इन्होंने क्या किया, ये बोली लगा रहे हैं। किसकी बोली लगा रहे हैं? कि इस बंगाल प्रांत में, ये समझ लीजिए कि पूरा का पूरा बंगाल क्षेत्र है। इस बंगाल क्षेत्र से ए ने कहा कि मैं आपको 50 करोड़ राजस्व वसूल कर दे दूंगा। बी ने कहा 51, सी ने कहा 54 और डी ने कहा 58 करोड़ रुपया मैं आपको वसूल के दे दूंगा। तो सबसे ज़्यादा कौन है? डी। तो जाहिर है ये जो है बंगाल में, मतलब इस प्रांत में, ये जो प्रांत है हमने जो देखा अभी, इस प्रांत में कर वसूलने की जिम्मेदारी, जमींदारी, कर वसूलने का अधिकृत रीत्या किसको दिया जाएगा? डी को दिया जाएगा। समझ गए? अब उसने ये सोचा था कि इस क्षेत्र में जितनी ज़मीन है उस ज़मीन से मिलने वाला जो उत्पादन है वो उत्पादन लगभग 70 करोड़ रुपए हो जाता है। इसलिए उसने 58 मैं दे दूंगा तो मेरे पास कितने बचेंगे? 12 करोड़ रुपए बचेंगे। मतलब ये मेरा मुनाफा है डी के लिए। समझ गए? अब ये अनुमान लगाकर, एक अंदाज़ा लगाकर ही करते थे, क्योंकि हर वर्ष में उत्पादन की गारंटी नहीं थी। किसी वर्ष मानो इसने 70 सोचा था और 56 हो गया, 56 करोड़ उत्पादन हो गया। मानो इस क्षेत्र में 56 करोड़ का उत्पादन हो गया, तो 2 करोड़ अपने जेब से ये इसको डालकर देना पड़ता था। अगर नहीं देता है तो जैसे हमने यहाँ पर देखा, जो जमींदार विफल हो जाता था तो उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी, फिर सी वाले को देते थे, जो हमने पहले देखा अभी, उसको दे देते थे। तो इस प्रकार का ये व्यवस्था थी स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त परमानेंट था और उसमें बढ़ोतरी की गुंजाइश नहीं थी। इसलिए
और लोग भी क्या कर रहे थे, लोग भी थोड़ा, कुछ जमींदार थोड़ा दूरदृष्टि वाले थे, वे मानो इस क्षेत्र का सर्वे किया गया है और अगले वाले हिस्से का सर्वे नहीं किया गया है, मतलब इस क्षेत्र का सर्वे नहीं किया गया है, तो यहाँ पर निकलने वाला उत्पादन का टैक्स नहीं देना पड़ेगा क्योंकि सर्वे तो इसका हो चुका है। इस प्रकार की स्थितियाँ थी, इसलिए स्थायी रूप से बनाया गया। कुछ ज़मींदारों को फ़ायदा हुआ लेकिन ज़्यादातर ज़मींदारों को इसको नुकसान हुआ। दूसरी समस्या ये थी कि बाज़ार में कीमतें बढ़ी और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। इससे ज़मींदारों की आमदनी में तो सुधार आया लेकिन कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। यही मैंने आपको बताया कि आमदनी में सुधार ज़मींदारों के हुआ लेकिन ज़मींदार वही कर वो देने के लिए बाध्य था, राजस्व चुकाने के लिए बाध्य था जो तय किया गया था। जो वृद्धि की गई उसमें का तो उसका सर्वे ही नहीं किया गया, इसलिए जमींदार यहाँ पर फायदे में रहे और कंपनी नुकसान में रही। ठीक है, तो यहाँ पर हम रुक जाते हैं, लेकिन उससे पहले एक मैं आपको एक एक्टिविटी दे दूंगा, गतिविधि है आपके किताब में पृष्ठ क्रमांक 28 पर देखिए, एक स्रोत दिया है। बंगाल के रेतों पर कोलब्रुक का कथन। थॉमस कोलब्रुक नाम से एक एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करने वाले एक बड़े विद्वान थे। उन्होंने क्या कहा है ये सब यहाँ पर है। ये पढ़ने के बाद नीचे जो गतिविधि दी गई है तो उस गतिविधि के तौर पर उसका उत्तर आपने लिखकर मुझे भेजना है। और होमवर्क यही रहेगा आज के लिए कि स्थायी बंदोबस्त क्या है और उसमें क्या प्रावधान थे। ठीक है, ऐसे थोड़ा थोड़ा हम प्रतिदिन करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर आपका पढ़ाई अच्छा होगा। मैं पुनः आपको एक बार कह रहा हूँ बच्चों कि बहुत सारा मटेरियल इंटरनेट पर उपलब्ध है, लेकिन वो प्रचंड प्रमाण में आपके थाली में परोसा गया है। थाली तो बहुत बड़ी है, लेकिन हमें तो एक एक निवाला ही खाना है। ये ध्यान में रखिए, हमें एक एक निवाला ही खाना है। इसलिए जिनका कैपेसिटी अच्छा है वो थोड़ा आगे का पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन जिनको समझने में कठिनाई है उनको इस माध्यम से हम जो दे रहे हैं, टीचर्स आपको जितना थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं उतना ही अगर आप करेंगे तो मैं आपको आश्वासित करता हूँ कि हम पूरा सिलेबस जितना भी अभी सरकार तय करती है, समिति तय करती है, उतना हम अच्छी तरह से आपको पढ़ाएंगे। उसके लिए कोई दोहराए नहीं है। आप घर पर रहते हुए सुरक्षित रहिए, जितना दिया है उतना पढ़ाई कीजिए और आज का ये होमवर्क कीजिए। धन्यवाद। यहाँ पर हम रुक जाते हैं।